अंग्रेजों को भी जिस भयानक संकट का सामना करना पड़ा है, इसकी पूरी पूरी जानकारी थी। इसीलिए वे रात से ही युद्ध की तैयारी में लगे हुए थे और उन्होंने अपनी सैनिक व्यूह रचना पूरी कर रखी थी। इतना ही नहीं, इस भयानक संकट की जानकारी उन्हें पूर्व में ही हो जाने से उन्होंने कुछ दिन पूर्व ही पंजाब सरकार से सेना की कुमुक मांग ली थी और उनके भाग्य से भोर ही कुमुक आ गई थी। पंजाब से नई सेना आने के समाचार के साथ ही अंग्रेजों के मन में आत्मविश्वास जागा। अंग्रेजों को सेना की नई कुमुक मिली। इस समाचार से या अंग्रेजों ने पिछाड़ी का एक पुल उड़ा दिया। इस समाचार से क्रांतिकारियों के उत्साह पर कुछ भी प्रभाव पड़ा। सब्जी मंडी से वे सीधे आगे बढ़े और अंग्रेजों पर बंदूकों की गोलियों की मार करने लगे। अंग्रेज पैदल सेना ने हमले पर हमले किए, पर जैसे वे आगे बढ़े आते वैसे ही क्रांतिकारी भी हर बार पीछे धकेले देते। किले की दीवार का तोपखाना भी अपना काम सही कर रहा था। हिंदूराव बाड़े की भी क्रांतिकारी यथा योग्य सेवा कर रहे थे। दोपहर 12 बजे लड़ाई पूरे रंग में आ गई। पंजाबी टुकड़ियों, गुरखा पलटन और अंग्रेजों की गोरी सेना पर क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक हमले की। मेजर रीड कहता है, मेरे सारे स्थानों पर विद्रोहियों ने बड़ी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी। इससे अधिक पराक्रम से कोई लड़ नहीं सकता। राइफलधारी सिपाहियों पर, मार्गदर्शकों पर और खास मेरे पास के आदमियों पर उन्होंने बार बार हमले किए और एक बार तो मुझे लगा कि आज हम हार गए। प्रत्यक्ष रणक्षेत्र पर लड़ते एक वीर अंग्रेज अधिकारी द्वारा ऐसे शब्दों में लिखना क्रांतिकारियों के हमले कितने प्रखर होंगे इसका प्रमाण था। उसमें भी अग्नि जैसा प्रज्वलित और शक्तिशाली फैले हुए घटकों को केंद्रित कर सके ऐसा प्रबल नेता क्रांतिकारियों को मिला नहीं था। स्वदेश को फिर से स्वतंत्र कराने की दुर्दम्य इच्छा और पलासी के अपमान का गुस्सा, इन दो समान बंधनों से वे क्रांतिकारी एकत्रित हुए थे। भारतीय सेना के हाथों अंग्रेजों का तोपखाना पड़ जाने का भ्रम निर्मित हो गया था और अंत में अपनी सेना को उत्साह देने वाला मुख्य अधिकारी कर्नल वेल्चमन भी मारा गया। पूरे दिन अंग्रेजी छावनी का हर आदमी दृढ़ता से लड़ता रहा और थकता रहा और खड़ा नहीं रह सकता था, ऐसा लगने लगा। ऐसा है तब भी अंग्रेज सेनापति को आशा छोड़ देने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसी प्रातः वहां आकर पहुंची ताजा दम स्वामी निष्ठा पंजाबी टुकड़ी उसे लड़ने के लिए कब अवसर मिलता है इसके लिए बड़ी उत्सुक या उतावली है। उसको तुरंत हमला करने का आदेश दिया गया और इन ताजे तगड़े सिपाहियों के नए हमले से सारे दिन अविरत लड़ते क्रांतिकारियों को आसमान लड़ाई लड़ना अनिवार्य हो गया। फिर भी उस विषम स्थिति में भी रात होने तक क्रांतिकारी निरंतर लड़ते ही रहे और बाद में हम ही जीते, ऐसा कहते दोनों ही पक्ष की सेनाएं अपनी अपनी शूरता और धीरज की प्रशंसा करते अपने तल पर लौट पड़ी। जैसे जैसे दिन हो रहे थे वैसे वैसे नई सैनिक पथक दोनों पक्षों को मिलते गए। पंजाब से निरंतर सैनिक भर्ती होते जाने से इस समय अंग्रेजों की ओर सैनिकों की संख्या 7,000 से अधिक हो गई थी। दूसरी ओर रुहेलखंड हमें विद्रोह कर उठे सिपाहियों की पलटन बख्त खान के नेतृत्व में दिल्ली आ गई थी। लॉर्ड रॉबर्ट्स कहता है, रुहेलखंड की विद्रोही सेना नौका पुल पार कर कलकत्ता दरवाजे से शहर में प्रवेश करने लगी। हाथों में बड़े बड़े झंडे और पताकाएं फहराते, युद्ध घोषणा करते हुए और बड़े ही अनुशासन में संचलन करते शहर में प्रवेश कर रहे हजारों सिपाही हमें अपनी छावनी की टोही टेकरी से दिख रहे थे। दिल्ली के भिन्न भिन्न जातियों और धर्मों के पहले कभी एक दूसरे का मुंह ना देखे हुए और केवल संयोग से और क्षोभ की आंधी के कारण एक जगह पर आए हजारों सिपाही एकत्र रह ही नहीं सकते थे। शहर की लूटमार और आपाधापी रोकने बादशाह और उसके सलाहकार मंत्रीगण यद्यपि लगातार प्रयत्न कर रहे थे और उपदेशा भी कर रहे थे, तब भी हर दिन सिपाहियों की लूटमार, आपाधापी और दंगल मचाने के समाचार आ ही रहे थे। क्रांतिकारियों में ऐसा होना स्वाभाविक होता है। ऐसी परिस्थिति में इन असंख्य और भिन्न भिन्न सैनिकों पथकों को संगठित कर एक रूपता निर्माण कर सके ऐसे किसी नेता की आवश्यकता होती है।
इस समय क्रांति काल में सहजता से प्रकट होने वाली लोगों की दुष्ट प्रवृत्तियां और वाम मार्गी मनोवृत्तियां में यद्यपि भयानक उफान कर उनमें अपने लिए भय का निर्माण कर उन्हें अपने काबू में रखा था, परकीय शत्रु को देश के बाहर भगा देने की जो अति उत्कट इच्छा सैनिकों और सामान्य नागरिकों में निर्मित हुई थी, उसके बल पर ये हमले हो रहे थे। परंतु अंतिम विजय प्राप्त करना हो तो केवल प्रबल इच्छा शक्ति से काम नहीं होता, उसके लिए संगठित और विधिवत प्रयास और कर्तव्यनिष्ठा नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसीलिए अपनी सेना सहित और अपार संपत्ति सहित रुहेलखंड का शूर बख्त खान दिल्ली पहुंचा, अर्थात उसे ईश्वर ने भेजा ऐसा लगता था। इसका वर्णन उसी समय दिल्ली में ही रहते एक सज्जन ने अपनी दैनंदिनी डायरी में लिखा था। उस डायरी का एक उदाहरण उस काल की दिल्ली का केवल दर्शन ही नहीं कराता, बल्कि वह लोगों के कुल विचारधारा और घटनाओं पर भी प्रकाश डालता है। रुहेलखंड की विद्रोही सिपाही टुकड़ियां जल्दी ही आने वाली है। इस अपेक्षा में यमुना का पुल ठीक कर लिया गया। तारीख 2 जुलाई को प्रातः नवाब अहमद कुली खान अपने सरदारों और नागरिकों के साथ रुहेलखंड की सेना का स्वागत करने सामने गया। उस समय हकीम एहसन उल्ला खान, सेनापति सनद खान, इब्राहिम अली खान, गुलामी कुली खान और अन्य नामवार नेता भी उपस्थित थे। रुहेलखंड की सेना की सेनापति मोहम्मद बख्त खान ने बादशाह को अपनी सेवाएं स्वीकार कर लेने का निवेदन किया। बादशाह को उसकी क्या इच्छा है यह कहने का बख्त खान ने जब आग्रह किया, तब बादशाह ने कहा, लोगों को पूरी सुरक्षा मिले, उनकी जान और माल की हिफाजत हो और अंग्रेज शत्रु को नष्ट करने का कार्य सफलता से पार पड़े, यह मेरी तीव्र इच्छा है। उस पर सेनापति ने कहा, आपकी इच्छा हो तो क्रांतिकारी सेना के सर सेनापति के पद पर मैं काम करने को तैयार हूं। उस समय बादशाह ने बड़े प्यार से सेनापति का हाथ दबाया। वैसे ही भिन्न भिन्न पलटनों के प्रमुखों को इकट्ठा बुलाकर पूछा गया कि सारी सेना के सेनापति पद पर बख्त खान का चयन करने को वे तैयार हैं क्या? सब लोगों ने हाँ हाँ कहा और सर सेनापति के आदेशों का पालन करने की लश्करी और सैनिकी शपथ से सबने ली। यह शपथ विधि पूरी हो जाने पर बादशाह ने फिर से बख्त खान से निजी भेंट की। सारे शहर में डोंडी पीटी गई कि सरदार बख्त खान को सर सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया है। तलवार एक पदक और सेनापति का पद उन्हें अर्पण कर उनका सम्मान किया गया। राजपुत्र मिर्जा मुगल को सेनापति पद दिया गया। उसने बादशाह को सूचित किया कि शहर में लूटपाट या रक्तपात करते हुए प्रत्यक्ष राजपूत भी दिखाई दिया तो तत्काल उसके कान नाक काटने में मैं आगे पीछे नहीं देखूंगा। बादशाह ने उत्तर दिया, आपको सारे अधिकार दे दिए गए हैं, जरा भी ढील ना देते हुए आपको जो उचित लगे वही करो। शहर कोतवाल को डांटा गया कि उसकी ढिलाई के कारण यदि गांव में लूटपाट या दंगा हुआ तो उसे भी फांसी दे दी जाएगी। बख्त खान ने कहा कि वह अपने साथ 4 पैदल टुकड़ियां, 700 घुड़सवार, घोड़ों पर चढ़ी 6 तोपें, 3 जमीनी तोपें आदि लश्करी सामग्री लाया है। उसके साथ के सिपाहियों को 6 माह का वेतन पहले ही दे दिया गया है और अभी उसके पास 4 लाख रुपयों की नकदी होने से सिपाहियों की वेतन या पैसों की आवश्यकता के लिए बादशाह चिंता ना करे, ऐसा भी बख्त खान ने कहा। इतना ही नहीं, जो कुछ पैसा लड़ाई में उसके हाथ आएगा वह भी बादशाह के खजाने में तुरंत भरा जाएगा। उसके बाद बादशाह ने 4000 रुपए मूल्य की मेवा मिठाई सारी सेना में बांटी। आगरा के सिपाही, नसीराबाद और जालंधर के पलटने, इन सब पर सर सेनापति बख्त खान का अधिकार था। शहर के हर आदमी को शस्त्र धारण करना पड़ा। ऐसा पहला आदेश उसने सर सेनापति के नाते से जारी किया। हर गृहस्थ और दुकानदार भी शस्त्र रखे। जिसके पास शस्त्र ना होगा वह वरिष्ठ थाने में जाकर पूछताछ करे तो उसे तत्काल शस्त्र दिया जाएगा। पर कोई भी बिना हथियार ना रहे। कोई सिपाही लूटपाट करता दिखे तो तुरंत उसका हाथ काट दिया जाएगा। बख्त खान सशस्त्रागार में गया और उसने निरीक्षण कर सशस्त्रों और गोला बारूद निर्माण को गति दी। रात 8 बजे और अहमद कुली खान के साथ राज्य के हालचाल पर चर्चा की गई।
3 जुलाई के दिन सामान्य परेड के संचलन के समय लगभग 20,000 सिपाही उपस्थित थे। बख्त खान के आगमन के कारण दिल्ली के क्रांतिकारी पक्ष को जब उसने कुछ संगठनात्मक रूप देना प्रारंभ किया, उसी समय दूसरी ओर अंग्रेजी पक्ष को भी पंजाब और अन्य हिस्सों से भी उत्साही और साहसी नई कुमुक मिल रही थी। पंजाब से हाल ही में पहुंचे ब्रिगेडियर जनरल चैम्बरलेन की शूरता, उत्साह और कल्पनाशील में बराबरी कर सके ऐसे बहुत ही कम आदमी अंग्रेज सरकार के पास थे। प्रख्यात लश्करी इंजीनियर बेयर्ड स्मिथ भी उनसे आ मिला। सिखों से कुछ ही समय पूर्व हुई लड़ाई में जिन्होंने नाम कमाया था, ऐसे सारे जॉन लॉरेंस ने दिल्ली में अंग्रेजों की सहायता के लिए भेज दिए गए थे। सेनापति बोनार्ड ने पहले कई बार दिल्ली पर हमला करने की बात सोची थी, पर उसे पूरा नहीं किया था। अब नई कुमुक मिल जाने से उसने दिल्ली पर सीधे और साहसी आक्रमण करने का निश्चय किया। पहले जैसे ही इस हमले की सारी योजना बनाई गई और 3 जुलाई को हमले की तैयारी के साथ अंग्रेजी सेना कूच कर गई। पर यह क्या, किसी ने यह समाचार दिया कि सरसेनापति बख्त खान ने अंग्रेजों के दिल्ली पर चढ़ाई करने का श्रम बचा दिया, क्योंकि वह स्वयं ही उन पर हमला करने आ रहा है। तारीख 4 जुलाई को बख्त खान फिर चढ़ाया और उसने अंग्रेजों को अलीपुर तक पीछे ढकेला।